मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रायिकता क्लास 12 की प्रायिकता के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायिकता में हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे और दो एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व किए थे। आज हम तीसरी एक्सरसाइज को कराएंगे। एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस्ट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दोनों थ्योरम्स को पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो आज हम प्रतिदर्श समष्टि, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस्ट थ्योरम के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। ठीक, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस ये क्या होता है। जैसे यदि घटनाएं E1, E2, E3 डॉट 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 En के समुच्चय को, कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, इनके समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन को निरूपित करती है। मतलब ये सबका जो समुच्चय है वो S के विभाजन, पार्टीशन को निरूपित करेगा। कब निरूपित करेगा? जब कोई भी दो इवेंट जो हो उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। कहने का मतलब है अपवर्जी हो। ये सब सारे इवेंट्स क्या हो, अपवर्जी हो। दूसरी चीज, इन सबका यूनियन जो हो वो किसके बराबर हो, S के बराबर। ठीक, S यानी सैंपल स्पेस। अगर E1, E2, E3 ये सब विभाजन कहलाएंगे S का, तब कहलाएंगे जब इनका जो इंटरसेक्शन वो क्या हो, फाई हो और इन सबका यूनियन जो है S के बराबर है। इसका मतलब अपवर्जी, यानी दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो। IJ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 N तक है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, या इन दोनों का लो, या इन दोनों का लो, या E4 E3 का लो, या EN E1 का लो। कोई भी दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए। और सबका यूनियन अगर ले तो S के बराबर हो। ठीक, और जितने भी इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 से ज्यादा। ठीक, अगर ऐसा है तो ये जो E1 E2 इस सब का समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, विभाजन। इसी समष्टि का क्या कहलाएगा, विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। यहां पे हम इसको कह सकते हैं ये सारी घटनाएं क्या होनी चाहिए, अपवर्जी होनी चाहिए। अपवर्जी का मतलब इन सबका इंटरसेक्शन क्या हो, पाई। और अगर सबका यूनियन S हो तो उसको हम क्या कहते थे, निशेष घटनाएं। ठीक है, यानी अपवर्जी हो, निशेष हो, कोई और सबकी प्रोबेबिलिटी जो हो वो 0 से ज्यादा हो। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक पासा उछालते हैं। एक हम क्या करते हैं, पासा उछालते हैं। तो जब पासा उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 यही तो आएगा। जब हम एक पासा उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, एक घटना ले लेते हैं E1, एक घटना ले लेते हैं E1 जिसमें विषम अंक है। एक घटना E1 है जिसमें कौन से अंक आ रहे हैं, विषम। तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। एक घटना E2 है जिसमें कौन से अंक आ रहे हैं, सम, 2 4 6। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर हम E1 और E2 का इंटरसेक्शन देखें तो क्या आएगा, 5 आएगा। और E1 यूनियन E2 देखें तो क्या आएगा, S के बराबर आएगा। आएगा नहीं आएगा। और प्रोबेबिलिटी E1 की देखें तो कितनी है, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें E1 की तो ये है 3/6 यानी 1/2। और यहाँ प्रोबेबिलिटी देखें तो कितनी है, 3/6 यानी 1/2। तो जो प्रोबेबिलिटी है E1 की वो 0 से बड़ी है और E2 की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी। ठीक, तो देखो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। किसी भी जो भी इवेंट्स हैं E1 E2 का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन तब कहलाएगा जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, और उन सबका यूनियन क्या हो, S के बराबर हो, और जितने भी इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 से ज्यादा। ठीक है, तो E1 E2 क्या कहलाएंगे, S का क्या कहलाएंगे, पार्टीशन। क्या कहलाएंगे, विभाजन या पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो E1 E2 इस S का क्या है, सैंपल स्पेस है। तीन चीजें होनी चाहिए, कोई भी
इवेंट में कोई कॉमन ना हो, यानी इंटरसेक्शन क्या हो, फाई, सबका यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस यानी एस के बराबर आ जाए, और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऐसे मान लो हम ले लें E1 ले लिया, पासे पे 1 आए, पासे को उछालने पे क्या है, 1 आए। E2 ले लिया, पासे को उछालने पे क्या है, 2 आए। E3 ले लिया, पासे को उछालने पे 3 आए। E4 ले लिया, पासे को उछालने पे 4 आए। E5 ले लिया, पासे को उछालने पे 5 आए, और E6 ले लिया, पासे को उछालने पे 6 आए। ठीक है, तो अगर हम देखें इंटरसेक्शन देखें E1 और E2 का, तो क्या आएगा, 5। E1 और E3 का देखें तो क्या आएगा, 5। ठीक, E1 और E4 का इंटरसेक्शन देखें तो क्या आएगा, 5। E1 और E5 का इंटरसेक्शन देखें तो क्या आएगा, 5। E1 और E6 का देखें तो क्या आएगा, 5। ऐसे E2 और E3 का देखें तो क्या आएगा, 5। E2 और E4 का देखें तो क्या आएगा, 5। यानी EI और EJ, I की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, और J की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, बस कॉमन ना हो, I और जो J क्या हो, सेम ना हो। ठीक, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, पहली कंडीशन यही थी। और अगर सबका यूनियन लो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन E6, अगर हम ये लेते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी S, ये किसके बराबर आएगा, S। और जितने भी इवेंट्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी 0 से तो ज्यादा ही है। तो यही 3 कंडीशन हमने कहा था कि इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, सबका यूनियन S के बराबर हो, और प्रोबेबिलिटी जितने भी इवेंट्स हैं उनकी क्या हो, 0 से ज्यादा हो। तो हम प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कहेंगे। इससे जो सेट बनेगा E1 E2 E3 En के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो बस हमें यही 3 कंडीशन जाननी है। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक, आइए अब हम देखते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा क्या कहती है थ्योरम, और इसका प्रूफ भी हम बताएंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अभी हमने बताया था विभाजन, ठीक है, किसी सैंपल स्पेस का पार्टीशन या विभाजन। ठीक है, बताया था क्या होगा कंडीशन, EI इंटरसेक्शन EJ फाई दिखाया, तो सबका अगर हमने यूनियन लिया था तो S के बराबर आया था। ये चीज तो बताया था विभाजन में, यानी अपवर्जी होनी चाहिए और निशेष होनी चाहिए। अपवर्जी उसे कहते हैं जिसका इंटरसेक्शन फाई हो, और निशेष उसका कहते हैं जहां सारी घटनाओं का अगर यूनियन लिया जाए तो S के बराबर है। ठीक है, तो अब देखते हैं उसी के आगे, अगर विभाजन पता है ना, इसीलिए इसको विभाजन पहले बता दीजिए विभाजन क्या होता है, क्योंकि इसमें रोल रहता है। ठीक, माना E1 E2 E3 डॉट 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 En किसी प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन है। समझ गए, E1 E2 E3 ये सब क्या है, S का विभाजन है। विभाजन मतलब अर्थात E1 E2 E3 डॉट 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 En परस्पर अपवर्जी हैं, मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई है, और निशेष है, यानी सबका यूनियन S के बराबर है। यानी E1 से लेके En तक किसी प्रतिदर्श समष्टि S के क्या है, विभाजन है। ठीक, तथा E प्रतिदर्श समष्टि S की कोई अन्य घटना है, और एक E इवेंट है जो S का कोई एक और इवेंट है। ठीक, ये सब तो है ही है, ये सब कैसे विभाजन है। ठीक, और कोई एक इवेंट E है, तो E की जो प्रायिकता होगी, घटना E की जो प्रायिकता होगी वो होगी P E1 की प्रायिकता, और E की प्रायिकता जब E1 हो चुका है, प्लस P E2 की प्रायिकता इंटू PE अपॉन E2, यानी E की प्रायिकता जब E2 हो चुकी हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, डॉट 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 En, यानी N की प्रायिकता, En की प्रायिकता, और E की प्रायिकता जब N हो चुका हो, घटना En हो चुकी हो। ठीक है, या इसको हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, सम के रूप में, P घटना की प्रायिकता इंटू E की प्रायिकता जब घटनाएं E1 E2 ये सब हो चुकी हो। ठीक है, उनका सम कर देते हैं। ठीक, तो बात फिर से समझिए,
E1 E2 E3 डॉट 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 En जो है वो क्या है, विभाजन है, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस है। एक घटना S E जो है एसोसिएटेड विद S से एसोसिएट कर रही है, तो जो E की प्रायिकता होगी, जो E की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, E1 E2 E3 से रिलेटेड होगी, मतलब उसका रोल रहेगा उसमें। और इस तरह रहेगा कि E1 की घटना की प्रायिकता, E की प्रायिकता जब E1 हो चुकी हो प्लस E2 की प्रायिकता, और E की प्रायिकता जब E2 हो चुकी हो डॉट 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 En की प्रायिकता, और E की प्रायिकता जब En हो चुकी हो, इन सबका सम जो होगा वो प्रायिकता E के बराबर होगा। बात क्लियर है? क्या होती है ये समझ लीजिए, अभी जब क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो इसका प्रूफ, E1 E2 E3 डॉट 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 En प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है। अभी हमने बताया विभाजन क्या होता है, इंटरसेक्शन जो होगा इन्हीं दोनों इवेंट, कोई भी दो इवेंट लेंगे उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, और इन सबका यूनियन किसके बराबर होगा, S का। इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन। ठीक, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है, यदि यूनियन क्या होगा, S। अब कोई घटना E है, E और S का जब इंटरसेक्शन लेंगे, E जो है कोई घटना S से ही तो निकली है, तो E और S का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो E ही मिलेगा। ठीक, S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसे लिख सकते हैं। तो S की जगह हमने ये ले लिया, और हमने ये पढ़ा है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C लिखा हो अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। जैसे E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 En लिखा था, तो E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन E3 यूनियन डॉट 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 E इंटरसेक्शन En लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 यूनियन E इंटरसेक्शन En लिख दिया। और अभी हमने E1 E2 ये सब क्या है, समष्टि का विभाजन है, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। ये जो E1 E2 E3 ये सब हैं, अगर इन सब का इंटरसेक्शन ले, IJ की जगह कुछ भी ले, तो क्या होगा, फाई। तो EI इंटरसेक्शन E और इंटरसेक्शन EJ इंटरसेक्शन E, इसका भी इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा, फाई, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई। तो इसका और इसमें जो भी कॉमन होगा वो क्या आ जाएगा, फाई के बराबर ही आ जाएगा, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि EI और EJ क्या है, इनका इंटरसेक्शन कुछ है नहीं। ठीक, तो जब E से इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, फाई। ठीक, अब देखो, अभी हमने पढ़ा होगा P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, पढ़ा है? ठीक है, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक, तो वही यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये सारे यूनियन है, तो जब हम इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, जब इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो देखो A यूनियन B यूनियन C इसी टाइप का लिखा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। अब ये चीज जो है वो जीरो रहेगी क्योंकि यहाँ फाई लिखा है। ठीक है, जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, वो क्या होगा, जीरो। तो ये P ऑफ A, जब ये जीरो होता है तो क्या हो जाता है, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। अगर C होता तो P ऑफ C, D होता तो P ऑफ D, यानी सबके प्रोबेबिलिटी का सम करते चले जाते हैं। तो वही काम, जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका सम करते चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट डॉट, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन En। ठीक, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, E की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका हो, इसकी डिफिनेशन क्या होती थी, P E इंटरसेक्शन E1 अपॉन P ऑफ E1, यही तो होती थी परिभाषा इसकी। P E बाई E1 यही तो होता था। यहां से P E इंटरसेक्शन E1 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E जब E1 हो चुका है, ये E1। ठीक, ये तो आ जाएगी। P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 का मान हमने
इस तरह इस फॉर्म में चेंज कर लिया। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 ये हो गया, ऐसे ही E इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, E इंटरसेक्शन E3 निकल जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन En क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये जो साइड में लिखा है इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की परिभाषा से हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, एक बार हम यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, जैसे P ऑफ E अपॉन E1, अगर ये परिभाषा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कहती है E इंटरसेक्शन E1 अपॉन P ऑफ E1 होता है, तो यहाँ से P ऑफ ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो E1 इंटू P ऑफ E बाई E1 इज इक्वल टू आ जाएगा P ऑफ E1, E इंटरसेक्शन E1 ये आ जाएगा। तो इसी की वैल्यू हमने क्या लिख दी, ये लिख दी है, ठीक है। ऐसे इसकी वैल्यू E2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू E3 हो जाएगी, डॉट 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 E, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार इसको आप लोग देखिए, समझिए कायदे से, ठीक है। थोड़ा सा हम एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, ठीक है। क्या कहती है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से क्या होगा, जैसे E1 E2 ये सब दिए हों, प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन दिए हो और कोई घटना और अनदर घटना दी हो S से रिलेटेड E, और E की हमें प्रायिकता निकालनी हो, तो इन विभाजन वाली जो घटनाएं होंगी E1 E2 इससे उसका रिलेशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और प्रायिकता अगर E की निकालनी होगी तो हम इस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब हम इसका लगाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या कहती है, E1 E2 E3 डॉट 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 En किसी प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन है, ठीक, विभाजन है यानी अपवर्जी है और निषेध घटना है, ठीक। और एक घटना E है प्रतिदर्श समष्टि की अन्य कोई घटना है, तो जो E की प्रायिकता होगी वो होगी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P बाई E2 डॉट 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 P ऑफ En, P ऑफ मतलब प्रायिकता, और P ऑफ E बाई E1, ठीक, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक। हमको पता है कि ये जो है समष्टि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, और सबका यूनियन क्या होगा, S। E बराबर हम E इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं, क्योंकि E इज द सबसेट ऑफ S, कोई भी घटना होती है प्रतिदर्श समष्टि की सबसेट ही होती है, ठीक है। तो S की जगह हमने यही चीज लिख दी, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 En। अब हमने सेट थ्योरी के जो रिजल्ट होते हैं उसकी हेल्प से इसको हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन E1, E इंटरसेक्शन E2, E इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट डॉट, और बीच में यूनियन रहेगा सबका। अब जब प्रोबेबिलिटी लेंगे तो देखो A यूनियन B यूनियन C इसी टाइप का लिखा है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और इसका हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका मान निकाल के रख दिया और ये हो गए, ठीक। तो आप इसको एक बार अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और एक बार अपने आप करेंगे तो आराम से ये चीजें कर ले जाएंगे, ठीक। अब आइए हम देखते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और थोड़ा सा क्लियर समझते हैं कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या कहती है, ठीक। एक व्यक्ति ने एक निर्माणाधीन भवन को बनाने का काम लिया, ठीक, एक भवन को कंप्लीट करना है, ठीक। मजदूर के हड़ताल करने की प्रायिकता 0.65 है। हो सकता है कि मजदूर क्या कर दें, स्ट्राइक कर दें, ठीक। भवन का काम समय पर समाप्त होने की प्रायिकता 0.80 है जब हड़ताल नहीं होती। अगर मजदूर हड़ताल ना करें तो कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे काम, इसकी प्रायिकता क्या है, 0.80, ठीक। भवन का काम समय पर समाप्त होने की प्रायिकता 0.30 है जब हड़ताल होती है। अगर हड़ताल कर देते हैं तो प्रायिकता है टाइम पे खत्म होने की काम ये, और जब हड़ताल नहीं करते हैं तो काम समय पे कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रायिकता क्या है ये। हड़ताल होती है तो, हड़ताल नहीं होती है तो, ठीक। और हड़ताल होने के चांसेस इतने हैं, इसकी प्रायिकता ये है, ठीक। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि भवन का काम समय पर समाप्त हो जाएगा, ठीक। 3 चीजें हैं, भवन का काम हमें समय पर समाप्त करना है, हड़ताल हो सकती है, हड़ताल नहीं हो सकती, हड़ताल होती है तो प्रायिकता क्या होगी, हड़ताल नहीं होती तो समय पर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये चीजें दी हुई है, ठीक है। तो देखो हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है,
समय पे काम कंप्लीट हो जाए, भवन का काम जो है वो समय पे कंप्लीट हो जाए, इसी की तो प्रायिकता निकालनी है। तो हम देखो ई से डिनोट करते हैं, हमें निकालना क्या है, प्रायिकता निकालनी है भवन का काम समय पर समाप्त हो। ठीक, तो भवन का काम समय पर समाप्त होने की घटना, यही की प्रायिकता निकालनी है, पी ऑफ ई निकालना है। E1 क्या है, हड़ताल होने की घटना, हड़ताल होती है E1, हड़ताल ना होने को E2 से नोट करते हैं, हड़ताल ना होने की घटना। ठीक, अब देखो हड़ताल होने की घटना E1 लिखा रहा है, तो P ऑफ E1 क्या होगा, हड़ताल होने की प्रायिकता क्या है 0.65। अच्छा, ना होने की क्या होगी, हड़ताल ना होने की 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों को जोड़ने पे 1 ही आएगा, या होगी या तो नहीं होगी, तो 1 माइनस 0.65 यानी P ऑफ E2 कितना है 0.35 किया है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, भवन कंप्लीट हो जाता है जब हड़ताल नहीं होती, भवन जो है कंप्लीट हो जाता है कब, जब हड़ताल नहीं होती है, तब नहीं होती मतलब E2, भवन का काम समय पर समाप्त होता है तब, जब हड़ताल नहीं होती है तब। इसकी प्रायिकता क्या दी है 0.80। अब भवन का काम कंप्लीट होता है जब हड़ताल होती है तब, तो इसकी प्रायिकता क्या दी है 0.30। ये चीजें दी है और हमें निकालना है कि भवन का काम कंप्लीट हो रहा है टाइम पर, तो हमें निकालना है कि भवन का काम कंप्लीट हो रहा है टाइम पर। तो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से देखो E1 और E2, अगर हम E1 और E2 देखें तो ये क्या प्रतिशत समष्टि के विभाजन है, अगर इनका यूनियन लो, E1 और E2 का यूनियन लोगे तो क्या आएगा S, ये विभाजन है, प्रतिशत समष्टि का क्या है विभाजन, और इनका इंटरसेक्शन क्या है, हड़ताल होना और ना होना, यानी इंटरसेक्शन क्या है पाई, और दोनों की प्रायिकताएं जो 0 से जाता है, तो ये विभाजन है। E1 E2 क्या है विभाजन, E1 E2 प्रतिशत समष्टि के विभाजन है, और E एक अन्य घटना है। ठीक, तो E की प्रायिकता निकालनी होगी तो इनका रोल रहेगा, अभी हमने जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में बताया था। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P E बाई E2, यही तो होगा। और सारी वैल्यू हमें क्या है पता है, ये तो थी प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। देखो P ऑफ E1 कितना है 0.65 और E बाई E1 यानी E की प्रायिकता जब हड़ताल हो रही है तो 0.30। ठीक, हड़ताल हो रही है तब प्रायिकता, और E ऑफ E2 कितना है 0.35। ठीक, नहीं ये कितना है, हाँ, और हड़ताल नहीं हो रही है तब की ये है। ठीक है, हड़ताल नहीं होती, और नहीं होती तो काम पूरा होने की प्रायिकता क्या है, बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा उस घटना की प्रायिकता, मतलब बिल्डिंग का काम समय पर हो जाता है, इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर देते हैं। जाएगा 0.2080 प्लस, यहाँ देखते हैं 0.280। ठीक है, जोड़ देंगे 8 8 4, तो काम के कंप्लीट होने की प्रायिकता क्या होगी 0.488, यानी काम कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या है, देखो क्या क्या चीजें दी थी, काम हमें कंप्लीट करना है। ठीक, हड़ताल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हो सकती है तो काम कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, उसकी प्रायिकता दे रखी थी। हड़ताल नहीं होती है तो काम कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, उसकी प्रोबेबिलिटी दी थी। हमें काम कंप्लीट हो जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो इस तरह संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के क्वेश्चन लगेंगे। बात क्लियर है, मतलब कुछ कंडीशंस दी रहती हैं कि
ऐसा होगा तो कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा तो कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने की प्रायिकता हमें निकालनी थी। ठीक, तो हमने आज बताया कि टोटल प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या होती है और उस पर आधारित एक क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं हम लोग बेस्ट थ्योरम। ठीक है, बेस्ट प्रमेय क्या होती है। ठीक है, हमने आपको बताया था विभाजन। ठीक है, किसी सैंपल स्पेस का विभाजन, यहाँ पे भी वही यूज हो रहा है। यदि E1, E2, En अधिक घटनाएं हैं जो S की प्रतिदर्श S के विभाजन का निर्माण करती है। ठीक है, यदि E1, E2, En ये सब क्या है, प्रतिदर्श S का विभाजन है। विभाजन है यानी इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, पाई होगा, और इन सबका यूनियन क्या होगा, S, और सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा होगी। ये चीजें विभाजन होता है तो यही चीज होती है। ठीक, और एक कोई ऐसी घटना है कि उसकी प्रायिकता क्या है, 0 से ज्यादा है। कोई एक घटना इसकी ऐसी है जिसकी प्रायिकता क्या है, 0 से ज्यादा है, तो P ऑफ EI अपॉन A, I की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तीसरी भी हो सकती है, यानी वो घटना हो, ठीक, हो चुकी है, और प्रायिकता निकालिए इनमें से किसी की। EI का मतलब क्या है, E1, E2, E3, मतलब कोई घटना है वो हो चुकी है तो वो घटना E1 की है। ठीक, E1 की प्रायिकता निकालो जब A हो चुकी है, या E2 की प्रायिकता निकालो जब A हो चुकी है, E3 की प्रायिकता निकालो जब A हो चुकी है। अगर ऐसा निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ P, अब I की जगह जो है, I क्या है, 1 2 3 4, कोई भी हो सकता है, E1 हो, E2 हो, E3 है, P मतलब I की घटना की प्रायिकता और A की प्रायिकता जब P ऑफ E हो चुकी हो, मतलब E घटना हो चुकी हो, कब, A की प्रायिकता जब E हो चुकी हो, और नीचे वही जो टोटल प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय थी, वही का पूरा स्टेटमेंट। ठीक, अब इसका प्रूफ देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, P ऑफ E बाई F पढ़े थे, तो क्या होता था, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, यही होता था। तो अगर P ऑफ EI अपॉन A लेंगे तो क्या आएगा, P ऑफ EI इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A आएगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन से। अब देखो P ऑफ A बाई EI क्या होगा, अगर P ऑफ A बाई EI निकालेंगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन EI अपॉन P ऑफ EI होगा। तो यहां से हमने P ऑफ A इंटरसेक्शन EI की वैल्यू निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आई है P ऑफ A इंटरसेक्शन EI की, वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। नीचे क्या है, P ऑफ A, और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से अभी हमने P ऑफ E जो निकाली थी, P ऑफ A या P ऑफ E की प्रायिकता, वो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से रख दिया। अब यहां हमने A लिख दिया है, चाहे तो आप E भी लिख सकते हैं, कोई घटना E है, ठीक, तो दिक्कत और नहीं होगी, तो चाहो तो E लिख लो। ठीक, तो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिख दिया। तो इस तरह इसका ये क्या हो गया, प्रूफ। यानी हमको एक घटना ऐसी दी होगी जिसकी प्रायिकता हमें पता होगी, ठीक, वो घटना हो रही है कब, जब इनमें से कोई घटना की प्रायिकता हमें निकालनी होगी। वो घटना हो चुकी है, वो इनमें से है, इसकी प्रायिकता निकालनी होगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम इसका भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन एक बार समझते हैं तो उससे और भी चीजें हमारी क्या होंगी, थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हम देखते हैं बेस्ट थ्योरम का क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद और 4 काली गेंद है। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है, तथा दूसरा थैला है जिसमें से 5 लाल गेंद और 6 काली गेंद है। ठीक, हमने एक गेंद निकाली, हमें नहीं पता कि जोले से निकल रही है, हमने आंख बंद करके क्या किया, एक गेंद निकाली, और वो गेंद क्या है, लाल है। वो गेंद क्या है, लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह दूसरे थैले से निकाली गई है। ठीक, 2 थैले हैं, एक में कुछ लाल की काली गेंद है, दूसरे में कुछ लाल और कुछ काली गेंद है, और एक गेंद हमने निकाली है, कोई भी थैला हो सकता है, वो क्या है, लाल है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो दूसरे थैले से निकली होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक, तो गेंद अब हम घटनाएं मान लेते हैं। E1 क्या है, लाल गेंद या गेंद
पहले थैले से निकलने की घटना, E2 क्या है, गेंद दूसरे थैले से निकलने की घटना, और ए मान लेते हैं लाल गेंद निकलने की घटना। ठीक है, पहले थैले से गेंद निकल रही है E1, दूसरे थैले से निकल रही है E2, और लाल गेंद निकल रही है, इसको हमने मान लिया A। ठीक है, तो अब देखो थैले कितने हैं, दो। थैले कितने हैं, दो। तो पहले थैले का चुनाव होता है, यानी पहले थैले से गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। दूसरे थैले से गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी भी 1/2 होगी। दो ही थैला है, या तो इससे या तो इससे। ठीक है, जैसे सिक्का है, या तो हेड या तो टेल। ठीक, अब देखो लाल गेंद आती है, लाल गेंद आती है कब, जब पहले थैले से चुनी गई है तब। लाल गेंद आती है कब, जब पहला थैला चुना गया तब। तो पहला थैला चुना गया है तो लाल आने की प्रायिकता, टोटल गेंद कितनी है पहले थैले में, 3 4 7, लाल कितनी है 3। अब लाल गेंद आती है कब, जब दूसरा थैला चुना गया है तब। ठीक, E2 हो चुका है तब ए की प्रायिकता, ये क्या आ जाएगी, टोटल गेंद कितनी है 11, और लाल कितनी है 5। ठीक, हमें निकालना है प्रायिकता क्या, दूसरे थैले की है गेंद, कौन सी, लाल गेंद। लाल गेंद चुनी गई है, वो दूसरे थैले की है, इसकी प्रायिकता क्या है, लाल गेंद चुनी गई है और वो क्या है, दूसरे थैले की है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या फार्मूला होता था, अभी हमने पीआई वाला, पी ऑफ पीआई लिखा था, यहाँ E2 हो जाएगा, इंटू पी ऑफ ए बाई E2। ठीक है, यहां पे तो E2 वाला केस आएगा, और नीचे टोटल P ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 और प्लस P ऑफ E2 और A बाई E2। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू है हाफ और ये वैल्यू है 5/11। ठीक, अपॉन दूसरे थैले से निकाली गई, ये निकालना था, और ये है 1/2 5/11 प्लस 1/2 इंटू ये है 5/11, और ये क्या है 3/7। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, बात ये है, हमें क्या निकालना था, दूसरे थैले से निकाली गई है गेंद, इसकी प्रायिकता निकालनी थी। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है बेस्ट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब घटना हो चुकी है, उनमें घटना हो गई है, अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, जो E1 E2 E3 में से कोई एक की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पहले थैले से हुई है, दूसरे थैले निकाली गई है, तीसरे थैले से, और टोटल प्रायिकता प्रमेय में उस घटना की प्रायिकता निकालनी थी, E1 E2 ये सब की प्रायिकता में पता थी। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घटना हो गई है और हमें निकालना वो घटना E1 की है या E2 की है या E3 की है, इसको निकालना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, क्वेश्चन आप लोग करेंगे, समझेंगे। अब कल के दिन हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन ही कोई कराएंगे। ठीक, जब क्वेश्चनों को कराएंगे आप लोग कायदे से प्रमेय को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको खुद ध्यान रखना होगा कि कौन सी प्रमेय से करना है। ठीक, तो आप लोग पूरा रिवाइज कीजिएगा, प्रमेय को ध्यान से समझिएगा, और जो भी एग्जाम्पल हैं उनको समझ के कीजिएगा। कल हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।